जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भैया बहनों एवं समस्त विद्यार्थियों, आपका इस हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त कराएंगे कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति पूर्ण हुई। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे यह एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को इस ज्ञान के बारे में अवगत कराएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सन 1794 ईस्वी में यह देखने को मिला कि कन्वेंशन द्वारा दास प्रथा का खंडन किया गया या दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। उसके पहले आप ये समझिए कि दास प्रथा क्या है और उसका उन्मूलन करने की क्या आवश्यकता थी। निग्रो जाति यह एक ऐसा शब्द है जो एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग माना जाता है, जो साउथ अफ्रीका के बंधुआ मजदूरों के लिए प्रयोग किया जाता था, जिन्हें 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत यह देखने को पाया गया कि संपूर्ण यूरोप में जल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जब लोग व्यापार करते रहे हैं तो उसमें उन्होंने कैरिबियाई देशों में भी अपने व्यापार को आधिपत्य में लाया, जिसमें तंबाकू, नील या रबड़ या मसाले या आलू, टमाटर, ऐसे कपड़े से संबंधित व्यापार, कपास, इन समस्त चीजों का आयात निर्यात कर रहे थे। तो उस समय यह देखने को मिला कि कृषि कार्य के हेतु एक देश से दूसरे देश मनुष्य का क्रय विक्रय चल रहा था। वर्तमान समय में मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता है, यह संवैधानिक रूप से एक अपराध है। किसी भी मनुष्य की क्रय विक्रय नहीं की जा सकती है। इसमें वर्तमान डिस्कोर्स में हमारे भारत देश में भी मूल अधिकारों के अनुसार इसका खंडन देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, यह संपूर्ण विश्व में भी इस बात को रखा गया कि किसी भी व्यक्ति को खरीद कर उसे जबरन काम नहीं लिया जा सकता है। 18 वर्ष से पहले तो किसी बच्चे के द्वारा भी नहीं काम ले सकता है, यह समस्त रूप से वर्णित है। परंतु 18 वर्ष के बाद भी उसे खरीदा नहीं जा सकता है। कार्य करवाने के लिए या किसी एक देश से दूसरे देश सप्लाई नहीं किया सकता है। तो उसी के लिए यह बात आई कि उस समय इस प्रथा को देखा गया था कि लोग मनुष्यों को खरीदते थे और दूसरे देश में बेच दिया करते थे। वहां पर उन्हें मजदूरों के अनुसार, मजदूरों के तहत अपना दास बना लिया जाता था और दासत्व की प्रथा के अनुसार उनसे अधिक से अधिक काम लिया जाता था। तो उस समय फ्रांस में भी यह प्रक्रिया प्रारंभ थी, जिसमें बहुत से अधिक मात्रा में साउथ अफ्रीका से निग्रो जाति के लोगों को यहाँ पर लाया गया था और उनसे बहुत अधिक काम करवाए जाते थे। कपास की खेत के लिए या नील की खेत के लिए या तंबाकू की खेत के लिए या कहवा या चाय, ऐसे तमाम बागानों में अधिक से अधिक परिश्रम करवाए जाते थे, जिसमें उन्हें केवल खाने के लिए रोटी और आरामदायक स्थान नहीं दिए जाते थे। केवल खाने के लिए रोटी दी जाती थी, पहनने के लिए बहुत ही निम्न प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। रहने के लिए कभी घुड़सवारी या घुड़सवार जो होता है, जहां पर हम कह सकते हैं कि अस्तबल में रखा जा सकता था उनको, और या तो बहुत अधिक मात्रा में एक रहने का स्थान बना दिया जाता था, जिसमें कृषि, जहां पर कृषक बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं वहां पर बाड़ी बना ली जाती थी, वहां पर रहते थे। तो ऐसे तमाम निग्रो जातियों का जन्म देखने को मिला था, जिन्हें
बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करवाया जाता था। परंतु उनकी स्वतंत्रता के लिए फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा यह देखने को मिला कि 1794 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। फिर उसके उपरांत क्या बात आई कि दासत्व की प्रथा की समाप्ति के बाद सभी जो भी व्यक्ति थे उनके अपने अधिकार मिल गए, वे अपने तरीके से रहने लगे और अपने तरीके से समस्त क्रियाओं को करने लगे। परंतु जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म देखने को मिलता है फ्रांस की क्रांति में, तो उसके आने के उपरांत 1794 के लगभग 10 वर्ष बाद ही नेपोलियन बोनापार्ट फिर से इस प्रक्रिया को चालू कर देता है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ही एक ऐसा था जिसने फ्रांस में अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म दिया था और मनमाने ढंग से समस्त कार्यों को करवाता था। हालांकि 1789 ईस्वी में ही उसे मृत्यु दंड दे दिया गया था, परंतु वह आगे चलकर उस मृत्यु दंड से खंडित नहीं होता है। आगे चल के वह वाटरलू के युद्ध में जब हारता है तब उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, तब जाके उसको गिलोटीन पर चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि 10 वर्ष बाद फिर से दास प्रथा का उन्मूलन प्रारंभ हो गया और दास प्रथा का उन्मूलन यह देखने को मिला दास प्रथा के उन्मूलन में कि दासों को फिर से छोड़ा जाने लगा। 10 वर्ष के बाद एक बार फिर से दासत्व का प्रारंभ हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 10 वर्ष बाद फिर पुनः 1848 ईस्वी में यह बात आई कि फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप में दास प्रथा को लागू करने से मना कर दिया। दास प्रथा उन्मूलन का अर्थ है ऐसे गरीब लोगों को क्या किया गया कि उन्हें उनके अधिकार प्रदान करवा दिए गए कि आप अपने अधिकारों के अनुसार कार्य करिए। तो दासों को जो बंदी बनाया गया था, बंदी बना के रखा गया था बंधुआ मजदूर के रूप में, जिन्हें निग्रो कहा जाता था, तो ऐसे साउथ अफ्रीकन जनजातियों को छोड़ दिया गया, उन्हें आजाद कर दिया गया। इसी को कहा गया दास प्रथा का उन्मूलन। तो आपने इस छोटे से वीडियो में यह समझा कि दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार से हुआ, और सारांश के रूप में आप जानिए तो हम आपको यह समझाएंगे सारांश के रूप में कि संपूर्ण यूरोप की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, जिसमें यह बात सामने आई कि पूरा का पूरा अध्ययन करने से सारांश के रूप में कि जितने भी जैसे रोबोस्पियर या जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे या जितने भी उसमें कार्यकर्ता थे, उन सभी का प्रमुख उद्देश्य यही था कि क्रांति दिलाई जाए फ्रांस को, जिस तरीके से भारत में समस्त क्रांतिकारियों का उद्देश्य था। तो अंततः क्रांति भी सफल हुई, परंतु बीच बीच में क्रांति का विघटन होता रहा और आगे चलकर यह बात आई कि वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र की स्थापना हुई। अगर हम मूल रूप समझें तो गणतंत्र का अर्थ है जहां पर जनता के द्वारा चुनाव कराया जाता है, जनता के द्वारा चुनाव में शामिल होकर मतदान करके अपने शासक का चुनाव किया जाता है। तो पूरे की पूरी गतिविधि को हम देखें जिसमें मजदूरों ने अपना बहुत योगदान दिया, कुलीन वर्गों का विद्रोह किया गया, जिसमें सामंतवादी प्रथा का खंडन किया गया तथा बंधुआ मजदूरों को स्वतंत्र किया गया, कृषकों की जमीन वापस दे दी गई, महिलाओं ने अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, जो मतदान करने के लिए द्वितीय तथा तृतीय वर्ग के मध्य या निम्न वर्ग के लोग थे, उन्हें यह बात देखने को मिली कि वे अपने स्वतंत्रता की प्राप्ति कर लिए और उनके समस्त अधिकार उन्हें प्रदान कर दिए गए। लुई 16वां
को गिरफ्तार करके फांसी पर लटकाया गया और आगे चलकर रोबेस्पियर क्रांतिकारी बना जिसने सरकार को अपने अधीन किया, उसे भी फांसी पर चढ़ाया गया। ऐसे ऐसे करके कई तानाशाहों का जन्म हुआ और सब अंत में नष्ट होते गए। बाद में नेशनल कन्वेंशन ने ही शासन को आधिपत्य में लाया था और आगे चलकर उसी का ही देखने को मिला वर्चस्व। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा निचोड़ समझे तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था निरंकुशता को खंडित करना, निरंकुशता को खत्म करना, और नेपोलियन बोनापार्ट की तानाशाही से यह प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस तरीके से आपने इस फ्रांस की क्रांति में समस्त उद्देश्यों से एक बात और समझेंगे कि क्या क्रांति को समाचार पत्रों के माध्यम से या पोस्टरों के माध्यम से, क्या गीतों के माध्यम से, या नेशनल थीम्स, जैसे हमने आपको बताया कि मार्सिले नामक एक व्यक्ति थे क्रांतिकारी के रूप में, तो उनके नाम से मार्सिले गीत बना था। तो क्या इनका भी एक अहम योगदान देखने को मिलता है? तो वास्तविक रूप से इनका भी योगदान तो देखने को मिलता है, क्योंकि मंचन का कार्यक्रम करके लोगों को तमाम कार्यक्रमों के द्वारा अवगत किया जाता था, उनको जानकारियां दी जाती थी कि किस तरीके से अपने देश में क्रांति को लाना है। पोस्टरों के माध्यम से चित्रित करके मजदूरों के चित्र बनाए जाते थे, कहीं पर हथौड़ा, कहीं पर किसी तरह किसी हथियार को दिखाया जाता था। क्रांति का एक प्रारूप ले लिया गया था जिसमें नेशनल थीम्स को बदल दिया गया था, चिन्ह को तब्दील कर दिया गया था और समस्त चीजों को उसमें बदलाव में देखने को मिला था। तो आप समझ पाएंगे कि इनका भी एक अहम योगदान था, परंतु क्रांति को जन्म लेने में ज्यादा मात्रा में मध्य और निम्न वर्ग का ज्यादा एक योगदान देखने को मिला, जिसमें जैकोबिन क्लब को एक महत्वपूर्ण डिस्कोर्स देखा जाता है। और जो स्टेट्स था जो 3 चरणों में बटा हुआ था, तो स्टेट्स में 300 से लेकर 600 के बीच में संख्याएं थी। ये समस्त रूप से सबका एक मिला जुला उसमें प्रभाव देखने को मिला, जिससे क्रांति संपूर्ण हुई। तो इस तरीके से पहला लेसन आपने फ्रांस की क्रांति में समझा। इसमें कुछ जो वन लाइनर्स पॉइंट होंगे उसको मैं अगली वीडियो के साथ आपको जोड़ दूंगा, और उसमें आप यह समझ पाएंगे कि अगर हमें एक एक लाइन में समझना है कि फ्रांस क्रांति कब शुरू हुई, कैसे घटित हुई, या कब उसका अंत हुआ, कब कब किस तरीके से गणतंत्र का निर्माण हुआ, लोकतंत्रवादी प्रक्रिया का जन्म हुआ, या किसकी मृत्यु कब हुई और कब किसने किस शासन सत्ता को संभाला, तो यह वन लाइनर पॉइंट कुछ उसमें व्यू कर दिए जाएंगे। इसका आप अध्ययन कर लेंगे। दूसरा लेसन जो प्रारंभ होता है वह रूस की क्रांति से प्रारंभ होता है। उसके पहले यूरोप में यह देखने को मिलता है कि साम्राज्यवाद का उदय होने का क्या प्रमुख कारण था और किस तरीके से साम्राज्यवाद की प्रथा पूरे यूरोप में लागू हुई, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद रूस की क्रांति में पहुंचेंगे। तब तक आप इस वीडियो का अध्ययन करें। इस समस्त जितने भी वीडियो आपने देखा इसका पीडीएफ हम आपको जल्द ही उपलब्ध कराएंगे, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं। जो आप वीडियो को स्क्रैच करते हुए रोल करते हुए ऊपर ले जाएंगे, इसके नीचे आप अपना क्रिएशन बाद में लिख सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के द्वारा यह भी जानकारी मिलती रहेगी, लिंक भी प्रोवाइड कराते जाते रहेंगे, समस्त चीजें आप समझ पाएंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।